नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हमारे पॉडकास्ट पर एकदम अनफिल्टर्ड बातें करने वाले गेस्ट हैं। असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है स्तेश नैन अनफिल्टर्ड, आप भी बहुत अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। एक तो इसकी वजह आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि लाग लपेट के बातें करनी नहीं आती आपको, क्योंकि राजनेताओं को तो सबसे पहले जरूरी है कि वो बातों घुमा फिरा कर या डिप्लोमेटिक तरीके से पेश करें। देखो, जो घुमा फिरा के बात करने से ही राजनीति बिगड़ती है। तो जो आप मेहनत करते हैं तो सच्चाई पे काम करना चाहिए और सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो दिल से काम देता हूँ। पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन कहीं भी कोई गलती लगती है तो वो अपने नेताओं को बताना जरूरी है। कोई सुनने वाला ना हो तो फिर कहना भी जरूरी है। ऐसा अभी भी है पार्टी में कोई सुनने वाला? आज के दिन ठीक है, अब नए अध्यक्ष आए हैं तो सुनने वाले आए हैं, सब ठीक चलेगा काम। उम्मीद है आपको कि चलो देर सवेर। मेरे को विश्वास है कि पार्टी के टाइम बदलेगा, माहौल बदल चुका है और पहले की बजाय अच्छा माहौल होगा। और पार्टी के अंदर अगर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, आपस में कार्यकर्ता मिलके रहेंगे, तो ही पार्टी मजबूत होगी, तो ही बीजेपी से लड़ाई लड़ी जा सकती। कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ चलते हैं। यहाँ तो नेताओं की आपस में नहीं बन रही, कांग्रेस में आपस में नेता मिलकर नहीं चल रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नेताओं की वजह से कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो जाती है। कार्यकर्ताओं को आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि भाई इधर जाना उधर जाना, नहीं जाना। कांग्रेस मतलब कांग्रेस होना चाहिए और जो भी हो वो कांग्रेस ही होना चाहिए। यही उम्मीद है मेरे को कि अध्यक्ष जी अब जो हैं, यंग भी है, हमारे से तो 5-7 साल छोटा है उम्र में। एक तो इस बात को जब लोगों के सामने बात आई कि राहुल नरेंद्र सिंह अगले अध्यक्ष होंगे, तो लोगों को ये बात पची नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि युवा चेहरा कोई सामने आएगा। ये यंग की परिभाषा बहुत बदल के रख दी है कांग्रेस ने। नहीं, 70 साल नहीं, 75 साल तक यंग ही होता है राजनीति में। यंग का मतलब ये नहीं है कि वो 50 साल का ही हो। अच्छा, यंग तो अब फिर बिना एक्सपीरियंस के तो स्टेट प्रेसिडेंट, जो पहले ऐसे भी स्टेट प्रेसिडेंट बने जो बिना एक्सपीरियंस के बने और बहुत ज़्यादा यंग थे, वो कामयाब नहीं हुए। वो कामयाब नहीं हुए कि नहीं होने दिए गए, ये भी तो आरोप है। मैं कहता हूँ चाहे कुछ भी कह लो उसको अपने ढंग से। मैंने आप अशोक तंवर का अशोक तंवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कांग्रेस में और भी कई जगह ऐसे हुआ दूसरे राज्यों में, और वो जहाँ वहाँ नुकसान हुआ। मैं व्यक्तिगत किसी की बात, अभी तक ये आरोप लगता रहा हरियाणा कांग्रेस को लेकर, जब कोई अध्यक्ष बना पिछले लंबे वक्त से, कि वहां अध्यक्ष कोई भी रहे लेकिन चलते तो फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, फूलचंद मुलाना से लेके उदय भान तक। अब आपको लगता है कि ये वाले जो नए अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा व्यक्ति विशेष का? प्रभाव तो होगा, जब पार्टी में है, वो सीएलपी लीडर हैं, प्रभाव तो होगा, लेकिन ये फैसला तो अध्यक्ष का है। ये उसका व्यक्तिगत फैसला है कि काम किस तरीके से करना है। और मेरे को उम्मीद है कि जो कांग्रेस के हित में होगा वो नया अध्यक्ष करेगा और उसी से पार्टी मजबूत होगी। देखिए, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। राव दान सिंह का नाम भी रेस में था, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कैप्टन अजय यादव ने तो बिल्कुल नाम अनाउंस होते ही एक्स पर पोस्ट कर दिया था, दागदार छवि बताया कि ईमानदार चेहरे को लेकर आना चाहिए था। उसके अलावा अब ये भी चर्चाएं हैं कि गीता भुक्कल भी नाराज हैं, नेता प्रतिपक्ष वो बनना चाहती थी। नए जो पदवियां अभी मिली हैं, तो इनसे नाराजगी तो पार्टी में अभी भी है। जब नाराजगी है, गुटबाजी है। जो बनना चाहते थे वो तो थोड़ा सा मायूस हुए होंगे। नाराजगी और निराशा में फर्क है। ये पार्टी के अंदर निराशा है। ये उन लोगों को लगता था कि हमें बना देंगे, वो नहीं बने तो कोई और बन गया, ये तो थोड़ा बहुत चलेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का जो फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, उसको मानना चाहिए। मेरा भी दिल करता था, मैं कहता हूँ मैं ही सक्षम हूँ, मेरे को बना दो। आपका सच में करता था दिल? रियली, इसमें क्या बुराई है?
मैं भी पुराना आदमी हूँ पार्टी का, और मैं भी समझता हूँ कि मैं बढ़िया तरीके से चलाता हूँ, लेकिन पार्टी ने जो फैसला कर दिया वो सरमत थे, उसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं है, फिर देखेंगे आगे। ये ओबीसी वाला जो कार्ड चला है वो कितना आपको लगता है कि कामयाब होगा कांग्रेस का? देखो ये ये कॉपी नहीं लगता, कॉपी पेस्ट नहीं लगता? जैसे मैनिफेस्टो जब जारी हुआ था तब कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया है। अब ओबीसी कार्ड खेल के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस ने क्या बीजेपी की रणनीति पर ही चलने का प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हाई कमांड का ये ऊपर से ऐसा विचार है, वो सोचते हैं भी ओबीसी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इग्नोर हो रहा था, और बहुत सारे सालों से एससी और जाट का एक कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने अब बैकवर्ड और जाट का कॉम्बिनेशन बना के दिया है, और उनकी जो सोच है उसका आने वाले समय में पता लगेगा। आज से ही हम कहना शुरू कर दें भी ये फेल होगा, तो ये अच्छी बात भी नहीं है। क्यों फेल होगा, कामयाब भी हो सकता है। तो इस पे फिर जब होगा तभी बात करेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए सारे। अभी तो बहुत कम वक्त है ये तो कमेंट करने का। लेकिन आपके जन्मदिन के मौके पर जो लोग जुटे थे उसको लेकर ये कहा गया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी खेमा है जो अपनी ताकत दिखा रहा है। वो कोई प्लानिंग थी या फिर ठीक है जी मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं, अपने जो खास लोग हैं? हर साल जन्मदिन मनाता हूँ, कहने वालों को कुछ भी कहो, और विरोधी खेमा नहीं थे। जो मेरे शुभ चिंतक थे वो आए थे। किसका विरोधी खेमा? जन्मदिन तो मेरा था, और मेरे विरोधी क्यों आएंगे? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें काम ही नहीं था। अच्छा, ना कोई लड़ाई थी उनके साथ इसमें, और ना उनको निमंत्रण नहीं दिया था आपने जन्मदिन का? जो मेरे मतलब शुभ चिंतक थे, जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे, उन्हीं को बुलाया मैंने, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो एक जन्मदिन मनाना था, और अपने हल्के के लोगों को हर साल हम इकट्ठा करते हैं और एक दिन भोजन कराते हैं ताकि आपसी तालमेल जो है वो बना रहे। लेकिन वहां पर जो बयानबाजी हुई, जो भाषणबाजी हुई, उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। लोगों का व्यक्तिगत किसी को हम क्या कह सकते हैं। मेरा जन्मदिन था, मैंने तो जो बयान दिया, मैंने तो उनका बस सिर्फ स्वागत किया। लेकिन क्या वाकई में कुमारी सैलजा को कमान दी जानी चाहिए थी? ये तो चौधरी बरिंदर सिंह ने कहा है, तो सब बहुत सीनियर आदमी हैं, सोच समझ के ही कहा होगा। कुमारी सैलजा को आज कांग्रेस में या हरियाणा की राजनीति में आप कहां देखते हैं? क्यों वो हाशिए पर बार बार उनको धकेला जाता है? मेरे को ऐसी बात नहीं लगती है, लेकिन कुमारी सैलजा बहुत बड़ी और सीनियर सीजन नेता है, उसको धकेला नहीं जा सकता, उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती, ये मेरा मानना है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, नानोद की रैली को लेकर, उस पूरे एपिसोड पे मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। क्या ये बहुत बड़ी गलती थी, एरोगेंस में आकर ये गलती की गई, जानबूझकर की गई कि कुमारी सैलजा को मनाया नहीं गया, 12 दिन तक वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आई? इतनी बड़ी लीडर हैं वो, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। मेरे हिसाब से वो हमारी पार्टी का वो जो समय था बहुत बुरा समय था और दुर्भाग्यपूर्ण था वो। अगर वो एपिसोड नहीं होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। सिर्फ एक एपिसोड की वजह से? किसी गलती हो, किसी की नहीं, एपिसोड कई होते हैं, बीच में वो भी शामिल हो गया। अब तो सारे कहते हैं ना भी संगठन नहीं था, ये बात ठीक है, लेकिन संगठन के अलावा भी गलतियां हुई। गलती किसी से भी हो सकती, मेरे से हो, किसी से भी हो, तो कहीं ना कहीं तो कोई कारण बने ही है ना। अगर गलती ना होती तो कांग्रेस हार नहीं रही थी, जीत रही। किसकी गलती थी ये? सबसे बड़ा कारण कौन बना इस हार का? वैसे तो देखो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबकी, जो भी इसमें शामिल है। लेकिन जब ये सवाल पूछे कि ज्वाइंट, सबसे बड़ी गलती तो किसकी मानी जाएगी? आप बताइए। ये तो आपको पता ही है, जो कर्णधार होते हैं वही इसकी जिम्मेदारी लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। किसी ने, ये मैंने पहली बार कांग्रेस में देखा है कि हार की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली।
किसी ने मतलब इस पर चर्चा ही नहीं की, और अब मैं करना नहीं चाहता क्योंकि 1 साल निकल गया, अब बेमानी होगी ये सारी बातें। अब तो नई कांग्रेस बनी है, इस नई कांग्रेस को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको क्यों लगता है कि नई कांग्रेस बनी है? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम तो पहले से मान के बैठे थे कि सीएलपी तो वही है, ये तो कांग्रेस वालों की तरफ से अब अनाउंसमेंट हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष से चलती है कांग्रेस। सीएलपी लीडर एक ओहदा है, लेकिन अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा है और अध्यक्ष से संगठन चलता है, अध्यक्ष से ही कांग्रेस पहचान होगी। लेकिन अध्यक्ष का पद अगर इतना बड़ा है तो फिर इतने सालों से संगठन अध्यक्ष कोई क्यों नहीं बना पाया? यही एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के पीछे कौन है? सारे लीडर, मैं भी शामिल हूं उसमें, सब शामिल हैं। कांग्रेस की खेमेबंदी, जो भी उस टाइम के जिम्मेदार लोग थे वो सब शामिल हैं उसमें। किसी का 1 पैसा हिस्सा होगा, किसी का 10 होगा, किसी का ज्यादा होगा। उसमें किसी की मतलब अच्छाई सबकी है तो बुराई भी सबकी। पर कांग्रेस में सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी नामी कोई चीज दिख नहीं रही बहुत सालों से। जिम्मेदारी जब कोई हार जाए तो यहाँ पे बीजेपी एक प्रोपेगेंडा कर देती है, भाई हार गए तो राहुल गांधी जी की वजह से हार गए, तो जीतने के बाद लोग अपना प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। बड़ी दिक्कत है ना। पार्टी के अंदर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और अपनी कमियों का निरीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करें? लेकिन फिर भी आप आशावादी हैं कि सुधार तो होगा। आशावादी इसलिए है कि हम कांग्रेसी हैं, क्योंकि हमारे को इधर उधर देखना नहीं है। हम कहीं से आके कांग्रेसी नहीं बने हैं, हम कांग्रेस में ही शुरुआत हुई थी, कांग्रेस में ही हैं। छोटी मोटी नाराजगियां आपस में चलती रहती हैं। लेकिन पूरे जोर शोर से अभी एनएलडी की तरफ से भी रोहतक में रैली की गई, सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट किया गया और बाकी विरोधी भी उनको टारगेट करते हैं कि ईडी का डर है, जो जीत थी उसी को सौंप आए जाकर। अमित शाह के यहाँ पर बैठकर तो टिकटें बंटी हैं। देखो, नैलो वाले तो राजनीति करनी है, अपनी दुकान दोबारा जमानी है, तो किसी ना किसी को टारगेट करेंगे तभी जमेगी। अगर इनेलो वाले किसी का नाम ही नहीं लेंगे तो उनके साथ कौन आएगा? लेकिन अभी उनकी दुकान में मैंने देख लिया, रोहतक में भी कोई लंबा चौड़ा उनकी रैली में जो उन्होंने सोचा था, पंडाल ही आधे से ज्यादा खाली पड़ा था। पीछे पंडाल भी खाली था, उसमें कुर्सियां नहीं लगाई फिर, और कुर्सियां भी खाली थी। तो दूसरे पे बात करनी आसान है, जब अपने पे बात आती है तो दिखाने वाले पत्रकारों ने वो भी दिखा दी, और कोई नया चेहरा उनके स्टेज पे नहीं था। उनके साथ गया कौन है? आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ नेता है संपत सिंह, वो नजर आए। ये क्या बात थी? वो ये कह के गए हैं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन वो ये कह के गए हैं कि ये देवीलाल का जन्मदिन है और मैं देवीलाल की पैदाइश हूँ राजनीति में, इसलिए मैं देवीलाल के जन्मदिन पे जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, जो उस स्कूल से निकल के राजनीति में आए हैं, वो कोई नजर नहीं आया। और जब अध्यक्ष का नाम भी अनाउंस हुआ, नेता प्रतिपक्ष का हुआ, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने ऐतराज जताया है। किसने? संपत सिंह ने। वो उनका कोई पर्सनल वो होगा। जब राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने फैसला कर दिया तो ऐतराज नहीं जताना चाहिए। ये बात ठीक है कि कुछ दिन के लिए हमेशा कोई रहेगा, कोई रहेगा नहीं। अगर हम ये सोचें भी सारे के सारे ही एकदम बन जाएं, कैसे बनेंगे? 37 MLA हैं तो एक नहीं बनना था। तो अब राहुल जी के फैसले को जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी मैं ठीक नहीं समझता। अगर कोई करेगा तो भाई जो कर रहा है उसकी हिम्मत है।
मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी बहुत मदद की, इस बयान को लेकर भी बहुत बवाल मचा था। और इसका जवाब तो हुड्डा साहब ही दे सकते हैं ना, भाई मैंने की कि नहीं की। जनता में तो 100 तरह की चर्चाएं हैं। उन 100 तरह की चर्चा में आपको कितना लगता है कितनी बातों में दम होगा? या सिर्फ राजनीतिक बातें हैं ये? देखो, राजनीति में सारी तरह की जुमले चलते हैं। सच और झूठ का तो जनता ही फैसला करेगी, आने वाले समय में हो जाएगा। अभी तो इलेक्शन 4 साल बाद है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी 4.5 साल बाद है, 3.5 साल। तो देखते हैं जनता क्या रुख अख्तियार करती है, वही जवाब देंगे। अब बीजेपी क्या कहती है इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। आपने कहा था कि एक बिरादरी की सरकार नहीं बन सकती और इस वजह से कांग्रेस हार गई। क्या एक बिरादरी की सरकार नहीं बन सकती? ना, मैंने कभी नहीं कहा ये बात। मैं तो कहता हूं भी कांग्रेस जो है वो 36 बिरादरी की पार्टी है और एक बिरादरी से कोई पार्टी नहीं चल सकती, कोई सरकार नहीं चल सकती। जो सरकार एक बिरादरी से चलने की कोशिश करेगी तो जनता, हिंदुस्तान की जनता, खास करके हरियाणा की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से इस बार? मेरे को तो लगता नहीं, ऐसी बात नहीं है। 36 बिरादरी को टिकटें मिली, 36 बिरादरी ने, ये बातें तो मेरे को जमती नहीं बात। ये बात कोई, अब मैं नाराज हूं तो मैं कह दूं भाई ये तो इस बिरादरी को टिकट नहीं दी, उसको नहीं दी, वो बातें नहीं। मैं कहता हूं बिरादरी की बात ही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अगर असली में कांग्रेस है तो यहाँ कांग्रेसी की बात होनी चाहिए। किसी कांग्रेसी को, किसी जो मतलब कांग्रेसी विचारधारा का आदमी है, उससे धोखा हो तो वो गलत है। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस, असली कांग्रेस, जैसे आप जैसे लोग की 4-4 दशक तक आपने बहुत जमीन पर रहकर पार्टी के लिए काम किया, उन लोगों की बजाय उन लोगों को ज्यादा अहमियत जो पार्टी छोड़कर कई पार्टियों से होकर कांग्रेस में आए हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो आए दिन इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है, और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जयप्रकाश का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हिसार से सांसद हैं। अब देखो, वो हर किसी को टारगेट करते हैं, अपनी पार्टी के नेता को भी टारगेट करते हैं। जयप्रकाश जी के बारे में कुछ कहने का फायदा नहीं है। ब्रजिंदर सिंह ने जवाब दे दिया ना। आप मेरे से पूछोगे तो जयप्रकाश जी कांग्रेसी विचारधारा के आदमी तो है नहीं। अगर टिकट मिल जाए तो कांग्रेसी है, नहीं तो इसलिए ठीक है, वो हमारे एमपी हैं तो उनको भी पार्टी के दायरे में रह के ही बात करनी चाहिए। दायरे में तो कोई रह नहीं रहा, वो डिसिप्लिन तो कांग्रेस में नहीं दिख रहा लंबे वक्त से। यही कांग्रेस मार खा रही है। ये बात तो मेरे को भी कह देते हैं कि आप बात का मतलब ठीक होना चाहिए। बात आप अपने पर्सनल हित में नहीं, पार्टी के हित में करो तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है। बात आप अगर व्यक्तिगत किसी बेनिफिट को लेके, व्यक्तिगत लड़ाई को लेके करो तो वो पार्टी के खिलाफ है, उससे नुकसान होता है। लेकिन आप भी तो खुलकर कहते हैं कि हाँ, कुमारी सैलजा मेरे नेता हैं। इसमें क्या बुराई है? बाकी लोगों को रास नहीं आती है बात। विद इन पार्टी है ना, विद इन पार्टी अगर कुमारी शैलजा मेरी नेता है तो मैं पार्टी के खिलाफ काम थोड़ी कर रहा हूं। कुमारी शैलजा मेरे को ये तो नहीं कहती कि वहां पे जिला प्रधान ने कोई प्रोग्राम रखा है तो वहां जाना है, नहीं जाना है। कुमारी शैलजा प्योर कांग्रेस है। वो कभी किसी को इस मामले में, मेरे को तो आज तक नहीं कहा उसने। हमारे जिला प्रधान बना, मैं सबसे पहले गया। अब भी जब बुलाते हैं, जब जाते हैं। हमारे को इस बात से नहीं मतलब है, कांग्रेस से मतलब है। मेरे में भी ये दिक्कत है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम करता है तो फिर मेरी भी सहन शक्ति कभी कभी खराब होती है। पदभार ग्रहण कर रहे थे आपके नए अध्यक्ष, उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि व्यक्ति विशेष की पूजा होती है, कोई दीपू का है, फलाने का है, मेरा है। ये है कांग्रेस के अंदर कल्चर, बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। वो इतने बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो झूठ तो नहीं कहा होगा। अब मैं उनकी बात तो नहीं काट सकता, हो तो ऑल इंडिया कांग्रेस हाई कमांड है,
सुरजेवाला जी ने कहा या चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, अब मैं उसको ना ठीक कह सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कि वो गलत नहीं कहेंगे। जब इतने बड़े प्लेटफार्म पे उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा। हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भी किसी ने गलत ठीक क्या कहा। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में वही तो हम गोगी साहब देख रहे हैं कि एक नेता के पीछे लोग लगे हुए हैं कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, मेरे नेता कुमारी सैलजा, मेरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में संगठन बन जाएगा या फिर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक जो जनाधार खोया है उसको हम फिर से जीत में तब्दील कर पाए? सुरजेवाला जी ने यही कहा है ना भाई, अपने अपने नेता के पास जाओ लेकिन आपस में थोड़ा सा जो गैप है उसको खत्म करो, यही कहा उन्होंने। गैप नहीं होना चाहिए भाई, इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए कि कोई दीपू के पास गया या मेरे पास आया, ये दीपू का कार्यकर्ता जो उन्होंने कहा है, जो मैं समझाऊं उसको, उनका मतलब यही है भाई कार्यकर्ताओं को आपस में मिलजुल के रहने दो, इस बात से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और ये देखो पार्टी के अंदर जितने नेता हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं और ये हेल्दी संघर्ष है, इससे मतलब कोई नुकसान नहीं होता, पार्टी इससे मजबूत होती है। जो ब्रजेंद्र सिंह की एक ही मान सद्भाव लो यात्रा, लीडर हो जी जी, तो फिर उससे कितने लोग जुड़ पाएंगे? जो नाराज हो गए वो कहां जाएंगे? लेकिन सद्भाव यात्रा को लेकर भी तो बहुत बवाल मचा। ब्रजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मुझे जानकारी नहीं। पैदल चल के लोगों के बीच में कांग्रेस का झंडा लेके जा रहा है और विद परमिशन लेके जा रहा है, जैसे उसने बयान दिया है, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई बुराई है। जो नहीं जाना चाहते होंगे वो उनको दिक्कत होगी, और अगर वो जा रहा है किसी के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस के हक में जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेके जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे को तो लगती नहीं इसमें बुराई। लेकिन एक आवाज ये भी है कि सद्भाव यात्रा इस वक्त क्यों निकाली जा रही? आप उस वक्त आते जब जाट आंदोलन हुआ था, जब आते आप लोग, तब तो आपने बहुत मजे से वहां पर बीजेपी सब लोग बोल ही रहे हैं। ये जो जाट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और जो इस तरह की, मैं कहता हूँ ये जाट और नॉन जाट ये सारी बातें ही खत्म करो ना, वो कांग्रेस की बात हो करो। अगर कांग्रेस के अंदर ही लोग ये कहेंगे कि उस टाइम होनी चाहिए थी बात, तो जात पात हम तो कहते हैं भी बीजेपी वाले जात पात करते हैं, धर्म की लड़ाई करते हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? उनकी ये बात ठीक नहीं लगती आपको कि जब कांग्रेस में रहना चाहिए था, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए था, तब तो आप बीजेपी में चले गए, मंत्री पद भी लिया आपने, टिकट भी ली, आप सांसद भी बन गए, और जब लगा कि अब माहौल बदला है, हवा का रुख बदला है, तो आप कांग्रेस में आ गए। आपको नहीं लगता? अभी मेरे को कांग्रेस में रहना है, नहीं तो मैं सारी सच्चाई जानता हूं। आज अनफिल्टर्ड बात क्यों और किस लिए गए वीरेंद्र सिंह जी, वो भी मेरे को पता है, ठीक है, किसकी वजह से गए वो भी मेरे को पता है, लेकिन अभी मेरे को कांग्रेस में रहना है, तो इसका जवाब वीरेंद्र सिंह ही दे देंगे। नहीं, मेरे को ब्रजेंद्र सिंह ने तो बता दिया था कि किस मजबूरी में हम लोग गए थे। मैं आपसे पूछूं कि आप भी बेबाक बातें करते। मैं बोलूंगा तो फिर मेरे पे डिसिप्लिनरी बात लगा देंगे, क्योंकि छोटे आदमियों पे डिसिप्लिन है, बड़े आदमियों पे नहीं है। आप छोटे आदमी तो नहीं है। मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ। ये बड़प्पन है आपका कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं। लेकिन सबको सच्चाई का पता है, और जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको भी सच्चाई का पता है। जब एक कांग्रेसी को आप धक्का ही दे दोगे, कितने कांग्रेसी गए, कोई एक वीरेंद्र सिंह गया है, कांग्रेसी खाली होगी। सबका एक ही काम था। देखो अपनी अपनी मानसिकता होती है, और उस मानसिकता के ऊपर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। जनता भी जानती है, जनता जनार्दन भी जानती है। अब ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के अंदर संगठन के भी आदमी हैं, उन्होंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था, और आज के दिन वो कांग्रेस का झंडा लेके काम कर रहे हैं। तो मैं तो इस बात का समर्थन करता हूँ कि सबको अपने अपने हल्के में ही कर लो।
कहीं ज़्यादा नहीं करनी तो अगर आपको नहीं करनी ना करो, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको तो मत छेड़ो। अच्छा काम तो करना चाहिए। पार्टी मजबूत होगी तो फल पता नहीं। अब वो कई हलकों में जा रहे हैं, किसको किसको फायदा होगा उसका। तो 90 की 90 विधानसभा कवर करेंगे। हाँ, अभी 14 हलकों का प्रोग्राम है पहली उसमें। तो जब वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो फायदा सब कांग्रेस को ही होगा। सारी जगह पे वो तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं जाके। अब हाँ, आप कहीं कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं तो बस यही कह रहा हूँ भाई, अच्छी पॉजिटिव जो सोच है ना, उससे पार्टी मजबूत होगी, नेगेटिव सोच से नहीं। तू मैं से गाड़ी आगे नहीं चलेगी। लेकिन व्यक्ति विशेष के रहने से और पावर में रहने से भी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अभी भी संशय है बहुत सारे। व्यक्ति विशेष कहाँ रहेगा। अब राहुल जी ने सारा सौदा बदल दिया है, और मैंने कल भी और आज भी जो भाषण सुना है, और हमारे प्रभारी जी कह रहे थे भी अब कांग्रेस बदल गई है, तो मैं भी इसलिए कम बोल रहा हूँ। मैं कहा भाई देखो, कांग्रेस बदल गई है तो कुछ दिन कांग्रेस के साथ देखते हैं, लेकिन सच बोलना हाँ। और डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से बोलना भी बहुत जरूरी है। पर आज मैं शमशेर सिंह गोगी को कुछ अलग रूप में देख रही हूँ, या तो ये अभी उसका नया कारण है ना जी, भाई पार्टी ने अभी नई नई इंस्ट्रक्शन दी है। प्रभारी जी ने कहा अभी बोलना नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है कांग्रेस के अंदर भी। और मैं तो एक बात कहता हूँ, भाई कांग्रेसियों को आपसी जो लड़ाई है इसको छोड़ के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई शुरू करो, अगर 2029 का इलेक्शन जीतना है तो। नहीं लग रहा है कि बीजेपी को तो फ्री हैंड दिया हुआ है। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, आईएनएल बीजेपी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, वो फ्री है बीजेपी। अब राहुल जी इतने बड़े नेता हैं पूरे देश के, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे वो, लेकिन स्लीपर सेल ढूंढे ही नहीं जा रहे कहीं ना कहीं। तो राहुल जी का समर्थन करना चाहिए जो सच्चे कांग्रेसी हैं उनको। इतना सा स्टेट है हमारा, क्या ये स्टेट छोटा नहीं है। कांग्रेस के स्लीपर सेल का नहीं पता होगा आप लोगों को? इतने दशकों की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ये छोटी स्टेट नहीं है, पूरे देश को दिशा हरियाणा से ही मिलती है। इस बार अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो महाराष्ट्र और ये बाद में जितने दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं फिर बीजेपी नहीं जीतती। इसलिए यहाँ ठगी भी हुई है, चोरी भी हुई है, और कांग्रेस का संगठन ना होना, कांग्रेस का आपसी जो विचार था उसमें भी फर्क होना जो था, नेताओं के विचार एक नहीं थे, वो एक मंच पे नहीं थे। इन सारी बातों का योगदान तो है ही है। वोट चोरी के ऊपर आप बात करो, आज के दिन कितनी पकड़ी गई। बिहार में जो एसआईआर हुआ उससे अभी बहुत सारे नए वोटर्स ऐड हुए, बहुत सारे वोटर्स को निकाल दिया। अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है, जो पहले कंप्लेंट्स थी कि एक ही एड्रेस पे एक ही इंसान के नाम पर 100 वोट्स हैं अभी भी। मैं कह रहा हूं ये तो हमारे ही हल्के में है। हमारे हल्के में एक गांव में 20 नंबर बूथ है, एक ही लड़की के फोटो लगा के 36 वोट बना रखे। 20 नंबर बूथ बता रहा हूं मैं। कौन से गांव का है? 20 नंबर बूथ बता दिया। अच्छा, 20 नंबर बूथ असंध हल्के का एक ही लड़की की फोटो लगा के 36 वोट बन रहे हैं। तो कैसे इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई करेगी? उसी साथ में ही एक ही आदमी की फोटो लगा के 10 वोट बनाए हुए हैं। जीरो एड्रेस के 6400 कुछ वोट हैं। और दूसरी देखो आप, शाम को 7 बजे आता भी 61.9% वोट है। रात को 11 बजे आता है भी अब 65.65 होगी। और 7 तारीख को, जब 2 दिन बीच में वोट भी नहीं पड़े, 7 तारीख को फिर 2 पॉइंट कुछ वोट बढ़ जाते हैं, और वो हो जाती है कि अब ये 67.9 हो गए। 6.8% वोट पहली बुलेटिन के बाद बढ़ गए।
और 2.5% वोट तो तब बढ़ गए जब वोट पड़े भी नहीं। वोट तो 5 तारीख को पड़े, चलो पहली रात में तो बढ़ गए। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में भी मैंने देखा है भी जो एनालिसिस किया है उसके अंदर कहीं 11% बढ़ रहे हैं, कहीं कितने बढ़ रहे हैं, कहीं कितने बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठगी तो है। नहीं, आपको लगता है कि पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है? पूरा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आरएसएस ने पूरे देश के अंदर राज भी कर रही है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रजिस्टर्ड नहीं है वो पूरे देश में राज भी कर रही है। पूरा सिस्टम उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। मतलब जब मैं तो संविधान का पुजारी होने के नाते कहता हूं कि जब संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ही उस सिस्टम के अंदर उनके कंट्रोल में, बीजेपी नहीं, आप कह रहे कि आरएसएस के कंट्रोल में। बीजेपी क्या चीज है? बीजेपी जैसी तो 35-36 ब्रांचें हैं उसकी आरएसएस, लेकिन आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। उनके खाते में अरबों रुपये भी हैं, इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है। उनके ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना कोई इंक्वायरी है, जेड सिक्योरिटी मिल रही है उनको। लेकिन वो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, इसलिए अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया उन्होंने। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्थापना दिवस पर बड़ी तारीफ की है, कहा कि देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान है, बलिदान दिया। अगर देश की आजादी में आरएसएस का योगदान है और देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से और अब कहता है तो मेरे हिसाब से इस देश का दुर्भाग्य है। और ये सबसे बड़ी इंसल्ट हमारे शहीदों की है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी। और उन लोगों के खिलाफ बात है ये जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में जेलें काटी और सहयोग किया। भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, चंद्रशेखर को, अशफाक उल्लाह खां को, क्या आप आरएसएस का बंदे का नाम तो बताओ कौन था जिसने आज़ादी की लड़ाई में? ये तो अंग्रेजों के वो थे, दलाल कह लो, टाउट कह लो, उनकी दलाली करते थे। वही काम जो अंग्रेज करते थे भी, सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दो तो देशद्रोह है। वही मानसिकता है अंग्रेजों वाली, और वही आरएसएस आज के दिन कर रही है। सोनम वांगचुक का केस ले लो आप। अगर वो देशभक्त नहीं है तो फिर देशभक्त मोदी जी भी शायद प्रधानमंत्री नहीं है तो नागरिक तो हैं। एक नागरिक के तौर पे कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है। और आज के दिन ऐसा सिस्टम बना दिया है कि नागरिक और नागरिक में फर्क किया जा रहा है और पूरे देश को गुमराह किया हुआ है। आरएसएस कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ना हिंदुओं की संस्था है। आज भी मेजॉरिटी हिंदू आरएसएस से बाहर है। हिंदू हर देश के अंदर हर आदमी हिंदू हो सकता है। हिंदू धर्म है, उसमें तो जीव हत्या पाप है, और आरएसएस तो आतंकवाद का दूसरा नाम है। अच्छा, वो कहते हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। सबसे पहला आतंकवादी देश आजाद होने के बाद वो आरएसएस विचारधारा का ही आदमी था, नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या की। फिर भी अभी ये केस था जो मालेगांव वाला, जी, महाराष्ट्र में, मालेगांव वाला ही था शायद। हाँ जी, महाराष्ट्र में, जिसमें ये प्रज्ञा ठाकुर वगैरह थे, बम धमाके मालेगांव। तो इस गांधी के देश में जो लोग गोडसे को हीरो मानते हैं और उनको ये कह के सरकार की वजह से बरी हुए हैं, करकरे की जितनी इंक्वायरी की हुई थी, जांच की हुई थी, सारी फाइलें बदल दी। बम्बे ब्लास्ट में लोग बरी हो गए तो एनआईए सरकार अगले दिन चली गई अपील में। इस केस में क्यों नहीं गई? पर वो आरोप लगाते कि भगवा को बदनाम करने के लिए सब साजिशन किया गया। भगवा क्या चीज है? एक खुद साध्वी प्रज्ञा का बयान। अगर भगवा का रंग पैर के आप डकैती करोगे, रेप करोगे, क्या वो नित्यानंद चल रहा है ना? भगवा जो है वो शांति का प्रतीक है।
भगवा धर्म का प्रतीक हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दुरुपयोग करो। भगवा की इज्जत करना एक अलग बात है, लेकिन भगवे के नाम पे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके सत्ता प्राप्त करना एक अलग बात है। तो यहां तो आरएसएस ये कर रही है कि हिंदू और भगवा इससे इमोशनली ब्लैकमेल करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। क्या हिंदू कोई भूखा नहीं सो रहा है आज? जब से बीजेपी की सरकार आई, आरएसएस की सरकार आई, तब से हिंदुओं को खतरा क्यों पैदा होया? पहले विदेश में हम रह रहे थे। ऐसा इमोशनली उनके दिमाग में बांट दिया, वो सोचते हैं भी अगर पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक डंबर रच दिया है। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी फूटेगा ये। आपको आरएसएस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसलिए कि देश विरोधी है। दो एक नागरिक हैं देश के, और वो दोनों को कोई कहता मैं कपड़ों से पहचानता हूँ, कोई टोपी से पहचानता है, और उनके अंदर फर्क किया जाता है। रोज हम देखते हैं। हमारा एक ही धर्म है, और वो धर्म है संविधान। जो संविधान के खिलाफ काम करेगा वो देश विरोधी है, और सबसे ज्यादा संविधान के खिलाफ अगर कोई है तो वो आरएसएस और उसकी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन अब तो हरियाणा में बहुत हम आरएसएस की विचारधारा को फलते फूलते देख रहे हैं। ये तो उतने दिन ही है जितने दिन सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से हटेंगे ना, आरएसएस की निकरें ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, 2014 के बाद नए नए आरएसएस के संगी बने लोग। बहुत सारे नकली माल है, सारा सत्ता का वो है, ये पता चल जाएगा आपको। और इन पे लोग विश्वास भी नहीं करते हो। ये तो बेचारे धक्के से जाके पैंट पूंट सी पैर के फोटो खिंचा लेते हैं भी हमारे पे विश्वास करो और हमें भी कोई पद दे दो। वफादारी दिखाने का तरीका आपको लगता है ये है? देखो, उनकी अपनी कमिटमेंट है, वो एक अलग चीज है, लेकिन देश के हित में नहीं है वो। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। हरियाणा की बीजेपी सरकार पे बात करना चाहेंगे। अभी तक 1 साल हो गया है हरियाणा सरकार बने, तीसरी बार हम कह सकते हैं बीजेपी की। चेहरा मुख्यमंत्री का नायब सिंह सैनी। कोई काम आपको लगता है कि ये काम बहुत बेहतरीन किया है? नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। नायब सिंह सैनी जी तो अपना हेलीकॉप्टर तोड़ने में लग रहे हैं, सुबह कहीं बेचारे को। मेरे को तो यहाँ तक खबर है कि उसकी अपने ऑफिस में ही नहीं चलती, वहाँ भी दिशा निर्देश कहीं और से आती, और ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोग भी यही कहते हैं। अब खट्टर साहब की चलती है, तो कौन चीफ मिनिस्टर है यही नहीं पता। तो मैं तो इस सरकार की कोई उपलब्धि देखी नहीं। जो कमिटमेंट की थी 3100 में किसान की जीरी खरीद देंगे, 2000 से भी नीचे बिक रही है। कहाँ है सैनी साहब? किसान का बेटा कह रहा था मैं, और अगर किसान का बेटा होता तो जवान पे रहता। औरतों को 2100 रुपए देने थे, कितने को दे दिए? 1 साल तो निकल गया। नहीं, अब दे रहे हैं। बात है कि उसमें ब्रैकेट्स लगा दिए। कितने लोगों को? और जब इलेक्शन का साल आएगा फिर, जैसे बिहार में अब 10-10 हजार दिया ना, फिर सारे को दे देंगे। सरकारी पैसे से रिश्वत दे के वोट खरीदने का काम सिर्फ आरएसएस विचारधारा के लोग ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। बीजेपी मैं इसलिए नहीं कहता कि बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ, सारा कंट्रोल आरएसएस का है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं तो आरएसएस का प्रचारक रहा हूं, तो किसकी सरकार है? बीजेपी तो उनकी ब्रांच है। ऐसी तो उनकी बहुत सारे किसान संगठन भी है, स्वदेशी संगठन भी है, बहुत हैं। पूरे देश की एजुकेशन किसने खराब कर दी? पूरा सिस्टम खराब कर दिया। किसने कब्जा कर रखा है? जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, जिसके मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अफसर होंगे, वहाँ से पढ़े हुए लोग, उसका भी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो फिर आप कहते हो भी देश विरोधी मत कहो इनको। आने वाला समय इस बात का आकलन करेगा और लोग मानेंगे कि ये देश विरोधी है।
अभी आधे से ज्यादा हरियाणा अपना डूब गया था बाढ़ में, वहां हमने सरकारी मदद नहीं देखी। हिसार जिले में ही 200 के आसपास गांव ऐसे जहां एक संत जो तथाकथित है वो किसी हिसार जेल में बंद है, वहां से करोड़ों की मदद आती है, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आई। विपक्ष नजर आया, विपक्ष सिर्फ फोटो सेशन में नजर आया। मैं कहता हूँ कोई मदद करे। ये आरएसएस वाले यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, वहां तो नहीं गए वहां। बीजेपी वाले क्यों जाएंगे? किसान विरोधी सरकार है, मानसिक तौर पे किसान विरोधी है, और किसानों का जितना नुकसान होता है उतने ये खुश होते हैं। आज जीरी बिक रही है ना किसान की, सरकार ने 27 सितंबर से शायद शुरू की थी, भाई हम खरीद देंगे। आज तक पता कर लो भाई कितनी खरीदी है। शेलर वालों से जानबूझ के कभी स्ट्राइक करवा देते हैं, कभी कुछ। आए साल का ये रोना है, इसका परमानेंट हल क्यों नहीं होता? भाई आए साल शेलर वाले क्यों डंडा लेके खड़े हो जाएं, और जब उनके शेलर भर जाएंगे, सस्ती खरीद लेंगे, फिर सरकार जाएगी। अब शेलर वालों से बात करो, वो कहते हैं जी हमारे को परमिशन नहीं दे रहे, चिट्ठी नहीं दी अभी तक भी आप खरीद लो, हम कैसे खरीद लें? तो ये षड्यंत्र है, पूरे सिस्टम पे कंट्रोल है और लूट मची हुई है। इतनी करप्शन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन अगर आप इतनी लूट मची हुई, इतना कंट्रोल्ड सब कुछ चल रहा है, इसका हल क्या है फिर? इसका हल तो जनता जाग रही है। जहां जनता थोड़ी सी जागती है वहां पे ये फिर तानाशाही दिखाते हैं। ले में जनता ने क्या मांग लिया था? एक स्टेट ही तो मांगी है। आर्टिकल 6 धारा 6 को ही तो लागू करना था, इनके मैनिफेस्टो में था। अब उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात एक और है दुर्भाग्यपूर्ण कि देश का मीडिया बिक गया। उत्तराखंड में कितनी बड़ी लड़ाई हुई पेपर लीक को लेके, एक दिन भी किसी चैनल ने दिखाया? नेशनल टीवी जब बिक जाए तो समझ लो अंग्रेजों के राज में भी, शायद 1939 की बात है, महात्मा गांधी जी ने फिर इसी अखबार के बारे में जो लिखा था वो कहीं से पढ़ना, वही मीडिया आ जाए। तो जब मीडिया ही सबसे दुखद बात है कि सरकार अपने आप को देश समझ रही है, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार देश नहीं होती है। सरकार को अगर 37% वोट मिले, 63% खिलाफ पड़े हैं, तो क्या जो 63% लोग हैं वो देशद्रोही हैं? नहीं, असल बात तो ये भी कि जैसे आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, सोनम वांगचुक का आपने एग्जाम्पल दिया। वो बीजेपी के सपोर्टर भी रहे हैं, खुल के प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते रहे हैं, उन्होंने बहुत काम वहां पे करके दिया है। कुछ सैनिकों की पोस्ट वायरल हुई थी कि उन्होंने कैसे सोलर सिस्टम से बने टैंक वहां पर दिए, जिससे कितनी राहत मिली है कि सैनिकों को वहां पर। क्या यहाँ पर अधिकार मांगना पूरे देश में, कोई भी अपने इलाके के लिए, अपनी जनजाति के लिए, अब किसी भी चीज के लिए अधिकार मांगना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है? यही तो मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के टाइम में भी यही था। सरकार अपने आप को देश समझ रही है, इसीलिए वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, वही उसी में ओके करो, यस सर बोलो। सरकार के खिलाफ लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, विपक्ष का जिंदा होना, लोगों की आपस में असहमति होना, ये लोकतंत्र की बुनियाद है। अब सोनम और ये संविधान में हमारे को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन सब जगह कोई भी करे। कितने लोग हैं जिनके 5-5 साल हो गए अंदर हैं, कहाँ देश का कानून गया? सुप्रीम कोर्ट तक दबाव में। अच्छा, अब ये भी बताओ, सीजीआई पे जूता उछाला गया वकील की तरफ से। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है? और फिर उसको छोड़ भी दिया गया। वकील पर कोई केस नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, सोनम वांगचुक के ऊपर किसने दरखास्त दी थी कि उसको यूएपीए में अंदर करो? वो कहते वो स्पाई था, पाकिस्तान गए, उनके संपर्क में था, फंडिंग हो रही थी। पाकिस्तान तो वो अब एक उसमें मीटिंग में गए थे, वो मैं उस पर बहस नहीं करता। किसी ने दरखास्त दी थी क्या? तो इस वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका
उसमें ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। वो कहते विष्णु फिर जी के देश बारे में कानून गलत। कौन है? हाँ। तो उस पे यूएपीए लगाओ ना, उस वकील पे। शर्म आनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था दुनिया में हमारा क्या चेहरा रह जाएगा। लोकतंत्र की जननी है हम। जितने मतलब सब जुमले हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, अब कोई नया बचा नहीं है। नहीं, सोनम वांगचुक वाले में तो बात ये भी है कि अगर वो संपर्क में थे तो पहले क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया? जब वो विद्रोह हुआ तब भी क्यों? ऐसा किया क्या? बैठे हुए लोगों पे, धरने पे बैठे थे वो, उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ के उनको उठाया वहां से, भी लड़ाओ। वो कह रहे अभी आप जांच कर दो, इसकी न्यायिक जांच, और मेरे को जेल में रखो। कर दो ना, सुप्रीम कोर्ट के जज से कराओ जांच। मतलब ये तो देश के अंदर तानाशाही, इमरजेंसी से बुरा हाल है। ये तो इमरजेंसी को कहते हैं ना, इमरजेंसी से 100 गुना बेहतर थी। हम उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसे नहीं किसी को, हम प्रदर्शन भी करते थे इमरजेंसी के खिलाफ। हमारे को तो पकड़ के कभी नहीं, पुलिस वाले ले भी जाते थे, 2 घंटे 2 बजे छोड़ देते थे। और अब सैकड़ों लोग हैं जो यूएपीए में ही अंदर पड़े हैं, कोई आज तक उन पे ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये दिल्ली दंगों वाले बाहर से पकड़ के लोग अंदर कर रखे हैं, ट्रायल खत्म हो गए, ट्रायल में लोग बरी हो गए और उनका ट्रायल ही नहीं चल रहा, वो अंदर। उन्होंने क्या किया है जी? साजिश की है दंगों करानी। जिन्होंने दंगे किए, जिन पे मुकदमा बनया, वो कोर्ट से बरी भी होके घर चले गए, सजा हो भी किसी को हुई होगी, लेकिन उन पे ट्रायल ही नहीं चल रहा। 5 साल से बेल भी नहीं दे रहे। और जब आरएसएस की विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बनेंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो देश के अंधभक्त हैं वो फिर पछताएंगे। लेकिन बीजेपी तो बार बार डरा रही थी ना, जब हरियाणा में भी चुनाव था, बीजेपी ने बार बार डराया कि पर्ची खर्ची वाला सिस्टम फिर चलेगा, फिर से एक जाति विशेष की सरकार चलेगी, बाकियों को दबाया जाएगा। वो डर इतना बार बार बताया गया लोगों में कि उससे भी तो माहौल बदला। आपको नहीं लगता? अगर बीजेपी में पर्ची खर्ची नहीं है तो ये आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर करोड़ों अरबों रुपए के बन गए। ये कहाँ से बने? गेहूं बेच के बने हैं कि जीरी बेच के बने? इनके बाप का माल कहाँ से बेचा है? इस जनता को लूट के, पूरे प्रदेश को, देश को लूट के बना रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा के तो इनके दफ्तर हैं। झंडेवाड़ा में इतना बड़ा 5 स्टार, अब आरएसएस वालों के, पहले कहते थे हम वहाँ दरियों पे सोया करते थे, अब एसी लगा के सोते हैं। पट्टी कल्याणा में बन रहा है। तो आ तो गए फिर अच्छे दिन, उनके लिए तो आई गए अच्छे दिन। तो मैंने उसका मुद्दा भी उठाया था विधानसभा में, भी करनाल स्मार्ट सिटी का सारा पैसा लूट के कहाँ लगाया है बताओ। अगर पट्टी कल्याणा में लगाया है तो खट्टर साहब नाराज हो गए थे, कह रहे थे जांच कराएंगे। विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक जांच नहीं बैठी। आश्वासन है। अब बीजेपी तो सालों पुराने किस्से अभी भी सुनाती है। हरमन से अभी गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने फिर कहा कि 2 जिलों का विकास हुआ था, लेकिन कांग्रेस चूक जाती है इस रणनीति में। कांग्रेस इस रणनीति में बहुत पीछे है। इस घटिया राजनीति में पड़ती नहीं है। लेकिन जो जनता के मुद्दे वो तो उठाए, जैसे आपने कहा कि हजारों करोड़ के कैसे दफ्तर बन गए, तो जनता भी तो पूछना चाहती है कहां से इतना पैसा आ गया। करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी वाला मुद्दा आपने सही उठाया कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, कहां है 100 स्मार्ट सिटी? मैं कहता हूं करनाल का मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया। चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराऊंगा। आज तक मेरे को नहीं पता लगा भी कहां जांच बैठी है। करनाल के अंदर ही दफ्तर बना हुआ कर्ण कमल, ग्रीन बेल्ट के बीच में से 30 फुट का रास्ता बना रखा है इलीगल। मेरी चिट्ठी आज भी डीसी के पास भी है, विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया, आज तक उसका कोई जवाब नहीं। कोई कानून नहीं है इनके पास। बाकी फॉरेस्ट वालों से आपने परमिशन लेनी हो, टाउन प्लानिंग वालों से लेनी हो तो लेके दिखाओ। और रात को बनाई, जो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसने खड़े हो गए रात को बनवाई। कितने लोग लगाए भी, दिन निकलने से पहले बननी होनी चाहिए। कितने वृक्ष काटे,
एक वृक्ष कट जाए। लेकिन ये तो ऐसी सरकार है, अभी बिहार में आपने देखा ही है, 1000 किला दे दिया उसको 1 रुपए की लीज पे। उसमें कहते हैं जो ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी एक कोई चीज, छोटी सी चीज बेचो तो वो भी 1 रुपए से ज्यादा की है। ऐसे ऐसे नहीं, फलदार। सवाल ये भी कि आप एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान चला रहे हो, फिर इतने पेड़ ये कट सारा नकली काम है। अब ये कहते हैं भी भारत माता की जय बोलो। मैं कहता हूं भी भारत की एक ही माँ है या कई माँ है? एक ही माँ है ना। तो कोई अपनी माँ को मम्मी कहे, कोई अम्मी कहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? कितना बढ़िया इस देश का दुर्भाग्य है कि आई लव मोहम्मद को भी इन्होंने मुद्दा बना दिया है। ये होना चाहिए। जो मैं कहता जुलूस हूं आई निकल, लव मोहम्मद कहने से किसी को क्या तकलीफ है? लेकिन वो जुलूस निकालना, उस कह रहे कि कौन सौहार्द के जुलूस? खिलाफ तो है। इनके भड़काने के बाद की बातें हैं ना, क्योंकि इनका नरेटिव लोग पकड़ रहे हैं। जिस आदमी ने, ये बाहर की बात है, अपने देश की तो बात भी नहीं है। आई लव मोहम्मद कहां लिखा गया? और यहां योगी जी तो संविधान की ओथ लेके चीफ मिनिस्टर हैं, क्या बयान दे रहे हैं, वो गैर संवैधानिक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट हमारा जिंदा हो तो योगी जी को तो वैसे ही सस्पेंड कर देना चाहिए भी ऐसे संवैधानिक बातें कर रहा है, ओथ ही तोड़ रहा है, क्या क्या लफ्ज बोल रहा है वो। मैं कल को मैं सिख धर्म से संबंध रखता हूं, कल को मैं कह दूं भी आई लव गुरु नानक, तो फिर क्या कहेंगे ये? फिर मैं देशद्रोही हो गया। फिर मेरा ये कहना, मैं गुरु नानक को नहीं मान सकता, आज मुसलमानों की बात है, कल को मेरे पे भी आ जाएगी। इतनी घटिया विचारधारा का स्कूल अगर कोई है तो वो नागपुर में ही है। वहीं से निकले हुए लोग ऐसा काम कर सकते हैं, वरना देश का हिंदुस्तानी और हिंदू धर्म को मानने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। इसका तोड़ क्या है? क्या कांग्रेस में वो इसका ऐसी तोड़ लीडरशिप ये है? है कि सत्ता में बने रहना है, चाहे देश बर्बाद हो जाए। नहीं, चाहे कांग्रेस भाईचारा के बर्बाद हो पास जाए। वैसी लीडरशिप आपको लगती है कि कांग्रेस की लीडरशिप को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। दिस और दैट वे अगर फैसला करेंगे तो ही लोग साथ देंगे। अगर हम बीजेपी को इस बात से डरते रहेंगे कि हमारे वोट खराब हो जाएंगे, फिर कौन विश्वास करेगा? नहीं, वोट खराब हो जाएंगे या कि सिर्फ एक जो बड़े ये सारी बड़े राजनीति वोटों के लिए हो रही। बीजेपी अब यूपी में 27 में इलेक्शन है, और बिहार का इलेक्शन है। झगड़ा यूपी में होगा, आई लव मोहम्मद यूपी में चलाया जाएगा, योगी जी बुलडोजर वहां चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, और इसका असर कहां दिखाएंगे? फिर मोदी जी जाएंगे और इसको भाषण में जाके वहां, फिर योगी जी भी जाएंगे बिहार के इलेक्शन में, फिर वो वहां बताएंगे जाके भी देखो यूपी में ये हाल कर दिया। क्या आईबी सीआईडी के पास पहले से खबर नहीं थी कि मौलाना तकीर क्या कर रहा है? आई लव मोहम्मद लिखने के बाद पता चला? क्या उसके पहले से सिस्टम फेल था क्या? तो बहुत सारी बातें हैं देश के अंदर। जब संविधान को नहीं माना जा रहा है और संविधान के द्वारा दिए गए नागरिक को नागरिक से फर्क किया जा रहा है, तो इसका मतलब संविधान तो है ही नहीं। इस देश के दो नागरिक अलग अलग नहीं हो सकते। मैं अपने विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा लेके आना चाहती हूँ और फिर पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि पहले हम अपने रिश्तेदारों के अपने घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। इस बयान पे आज भी कायम है? मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा था, और आज भी मैं अपने स्टैंड पे हूँ, कि हमारा जिला बनेगा, हमारी सरकार आएगी, असंध जिला बनेगा, और हम यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब बनाएंगे। उससे पड़ोसियों को भी फायदा होगा, रिश्तेदारों को भी फायदा होगा, और अपने भी फायदा होगा। वो उन्होंने जो अपने फायदे की बात थी, वो लाइन बीच में से निकाल दी उन्होंने। और ये घटिया काम बीजेपी करती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को पहले भी चैलेंज किया था कि आप की तरह मैं ना कॉलोनी काटता, ना माइनिंग के धंधे करता। मेरा भी राजनीतिक जीवन है, मेरी भी जांच कराओ और अपनी भी कराओ, पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी चुटकियां लेते क्योंकि वो तो खाली हैं, ना उन्होंने प्रशासन देखना, ना कुछ मजे लेने।
मुख्यमंत्री जी जापान की यात्रा पे गए हुए हैं और एडीजीपी रैंक का एक आदमी आज गोली मार के मर गया। हरियाणा सरकार इसको भी दबा देगी? इतना बड़ा अफसर ने क्यों सुसाइड किया है? कोई कारण तो होगा, जांच होनी चाहिए इसकी। आपके बयान से कोई नुकसान नहीं हुआ? उदय भान जी ने स्टेटमेंट दी थी पर्ची खर्ची को लेके, फिर सवाल मैं कह रहा हूँ अगर मेरे को नुकसान होता तो मेरे को इतनी 52,500 वोट मिली और शहर के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते, वहां से मैं जीतता हूँ। इस मुद्दे को भुनाया गया। आप ये बात समझते हैं? पूरे हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन में बीजेपी ने एक कैंपेन चला दिया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी तो सारी जगह कैंपेन चलाती है। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था कि बटोगे तो कटोगे, क्या करोगे उसका? बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ब्रांच है, आरएसएस। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम मर्यादा में रह के कोई काम कर नहीं सकते। साजिश करना उनका धंधा है और वो देश हित में कोई काम नहीं करते। देश के अंदर देश विरोधी काम करके भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो हिटलर की पॉलिसी पे हैं, लोकतंत्र के माध्यम से हिटलर बनना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपसे आपकी पार्टी जुड़ा हुआ है। पता नहीं आप अनफिल्टर्ड तरीके से इसमें बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आज बहुत सदके आप अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि नई नई जिम्मेवारियां मिली हैं, तो एक नई कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस खड़ी होने की आपको भी उम्मीद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बीजेपी बहुत इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हीं के साथी हैं और इनको जितनी ताकत मिलेगी उतना हमारा फायदा होगा। अब नेता प्रतिपक्ष फिर से उनको बना दिया गया है। जो आईएनएलडी के भी 2 विधायक चुनकर आए हैं या बाकी जो नहीं चुनकर भी आए, वो लोग भी बोलते हैं कि ये तो बीजेपी के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर क्या उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाएगी या फिर उनके हक की लड़ाई लड़ेगी? इस पे देखो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी के पास भी इस बात की जरूर जानकारी होगी और फैसला लेने से पहले उन्होंने सोचा होगा इसको। ऐसी बात तो नहीं है कि पार्टी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो आपके पास है, मैंने तो ऐसे भी कमेंट देखे हैं लोगों के भी, बीजेपी वाले फुल जड़ियाँ लगा रहे हैं भाई हुड्डा साहब बन गए, लेकिन हुड्डा साहब तो 10 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अब कहने वालों का तो क्या है, लेकिन इस पे जो भी विचार करना है, जो आपकी बात है, इससे बेहतर विचार तो हाईकमांड कर सकती। आईएनएलडी के नेता तो ये भी आरोप लगाते हैं कि उनको पता ही था बीजेपी को कि नेता प्रतिपक्ष इनको ही बनना, वो चाहते भी कि यही बने, इसलिए कोठी तक खाली नहीं करवाई। देखो, उनके चाहने से बने तो नहीं ना, बने तो हमारी पार्टी के फैसले से। लेकिन बने ना, कोई तो दबाव, कोई तो ताकत, कोई तो पावर उनके पास अभी भी है। ये बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नरेटिव समाज के अंदर है, लेकिन हाईकमांड ही इसका फैसला कर सकती है। मैं तो क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कहना मैंने पहले कहा भी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत कोई बात कहना भी नहीं चाहता। लेकिन ये जनता में जो मैसेज है वो हाईकमांड के पास भी है, तो हाईकमांड को सोचना है। ब्रजेंद्र सिंह से मेरी आपसे पहले बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर बोला, डमी कैंडिडेट उतारने को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर साफ तौर पर बोला। सारे ये तो सारे यहाँ पे शोर मचा हुआ है, इसमें क्या बुराई है? जो सच्चाई है वो जनता को पता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डमी कैंडिडेट्स उतारे हैं बहुत जगह। बिल्कुल। देखो, विद इन पार्टी अगर ये क्लेश नहीं होता तो सत्ता में कांग्रेस होती। वो फॉर्मूला आप भी मानते हैं कि 45 तक 46 तक रुकने वाला, कि 60 मतलब है कि फिर आप धीरे धीरे मेरे से सारी बात कलवाना चाहते हो। यही काम है। इस बार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ भाई रुक जाऊं। 6 महीने हाईकमांड का फैसला आया, आज मेरे को प्रभारी जी ने कहा भी थोड़ा तू बोलना नहीं। लेकिन जितना मैं कांग्रेस कल्चर को जानती हूँ, आपको 6 महीने तो नहीं रुकने देगी कांग्रेस, उससे पहले आपको बोलने का मौका दे देगी। अगर ऐसी इमरजेंसी आएगी तो कांग्रेस को हित में, कांग्रेस को बचाने के लिए जरूर बोल लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से मेरी ये कोशिश है कि ये सारी बातें सच हैं झूठ हैं, इसका फैसला हाईकमांड को करना चाहिए। और जो अगर वो सच्चे कांग्रेसी हैं
और बीच में जो राहुल गांधी जी के नीचे से लेके बीच में कोई स्लीपर सेल नहीं है, तो फिर उनको राहुल गांधी जी को सच बताना चाहिए। नहीं, ये मेरी उम्मीद है। ये 60 से ऊपर जाने के बाद नीचे आने वाला ग्राफ ये बताइए आप जरा, इसको मानते? क्योंकि जब चुनाव का परिणाम आया था तब खुलकर बोला गया था कि अगर बहुत ज्यादा सीटें हमारी आती है तो कुमारी सैलजा का चांस बनता है मुख्यमंत्री बनने का, और थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हमारे पास रहेगी बाजी। एक संत हुआ बुल्ले शाह जी, सुना आपने? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है जी। हमारे यहाँ उसका सिलेबस था जब हम पढ़ते थे। वो कहता भी अगर नहाने धोने से किसी को परमात्मा मिले तो फिर तो डड्डू मच्छियों को भी मिल जाएगा, वो रोज ही नहाते हैं, पानी में रहते हैं तो। और अगर जानवरों जंगल बेले मिलता हो, ये लोग भागते हैं ना जंगल में पूजा करने, तो फिर तो गौएं बछियाँ वहाँ रहती हैं, जो जानवर रहते हैं उन्हीं को मिल जाएगा। अगर मड़ी मसाने में मिलता हो तो फिर चाम चिड़िखियों को मिल जाएगा। लेकिन अंत में फिर वो कहते हैं कि बुल्लिया रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां अच्छियां। इस पूरे एपिसोड में मेरी या किसी की भी किसी न किसी कांग्रेस के कर्णधार की नीयत में खोट था, इसी वजह से हम सत्ता से बाहर हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल, अभय सिंह चौटाला बहुत मुखर होकर इस वक्त लोगों के बीच जा रहे हैं, बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसा नॉर्मली पॉलिटिक्स में हम देखते नहीं कि जब चुनाव इतनी दूर हो कि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके से दल बल के साथ लोगों के बीच निकले। ये भी आरोप लगाए गए उनके ऊपर कि बीजेपी उनको फंडिंग कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट किया जाए ताकि फिर से जो जाट वोट बैंक है वो बंटा रहे, वो उस वोट बैंक में ही सेंधमारी के लिए इनको बड़ा करके उनको छोटा करने वाली बात है। आपको लगता है ऐसा? देखो, ऐसी लोग चर्चा तो करते हैं और बीजेपी ऐसा कर भी सकती है। 5 साल दुष्यंत के सहारे से लुटे है ना, हरियाणा का नाश किया है ना पहले, तो अब हो सकता है अगर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कोई भी हथकंडा बीजेपी अपना सकती है। इसमें मेरे को कोई वो नहीं दिखाई देता। बीजेपी, मैंने आपको कहा कि देश को बर्बाद करने की हद तक जा सकती है सत्ता में बने रहने के लिए। ये तो बहुत छोटी बात है, और पूरे देश के हालात देख लो क्या है। लेकिन दुष्यंत चौटाला अपनी गलती मान रहे हैं अब कि मैं एक्सीडेंट था अब बीजेपी के क्या साथ है, जाना। जितने पैसे कमाए हैं ना वो जनता में बांट दे। जो रेट लेता था वो और जो उसने किया है, ऐसे माफी मांगने से क्या है। अरबों खरबों रुपये कमा के प्रदेश की जनता को बेच के, उसके वोट को बेच के, तो फिर वो जनता में बांट दे हो, फिर मैं मानूंगा भी माफी मांग रहा है वो। लोग भी तो बहुत कंफ्यूज है ना। मनोहर लाल खट्टर भी अभी बोल के गए कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, आईएनएलडी भी बी टीम है, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, ये भी हमारी बी टीम है। अब खट्टर साहब इतने बड़े आदमी हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं कहते भी बी टीम है? अगर किसी के कहीं ना कहीं या कहते हैं भाई, देसी कहावत है, कहीं आग लगेगी तो धुआं निकलेगा। मेरे पे उंगली उठाओ ना, मैं रोज आरएसएस के खिलाफ बोलता हूं, सबके खिलाफ बोलता हूं, मेरे पे उठाओ उंगली। दुष्यंत पे क्यों उठ रही है? वो तो कांग्रेस को भी कह रहे हैं, वो तो जेजेपी को वो भी। मैं कह रहा हूं, खट्टर साहब कह रहे हैं ना, तो उसका जवाब तो वही देंगे ना जिनके बारे में कह रहे हैं। हमारे बारे में खट्टर साहब कह के दिखाओ। किरण चौधरी भी कहती अंडर टेबल हाथ मिले हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। किरण चौधरी जब बीजेपी में चली गई, कांग्रेस में रहती तो इस बात की वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू? कांग्रेस में रह के कोई बात कहती तो उसकी बहुत वैल्यू थी। पर उन्होंने वहां पे भी बहुत लड़ाई लड़ी, नहीं आपको नहीं लगता? अब छोड़ो, किसी के व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए। इंतजार करेंगे कि अनफिल्टर्ड बातें हो आपसे अगली बार। थोड़ा सा वक्त मैं दूंगी। फिल्टर नहीं कह रहा हूं मैं आज अगर कुछ नहीं कह रहा हूं तो भी कह रहा हूं। वो तो मैं समझ गई थी, वो दर्शक भी समझ जाएंगे जो आप नहीं कहा और जो कहना चाहते थे, उसका फर्क तो जनता समझ जाएगी। मैं कह रहा हूं भाई, मैं पार्टी का बंधा हुआ सिपाही हूं, डिसिप्लिन का। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कहता,
लेकिन जब मेरे को लगेगा कि ये पार्टी हित में है और ये पार्टी का इनकी इस कारण से पार्टी का नुकसान हो रहा है, और कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया इस अभी बदलाव मेरे के बाद पास ऑप्शन है, नए प्रधान बने हैं और मेरे को उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत होगी मैं उनको बताऊंगा। फिर अगर फिर भी पार्टी के हित में चाहे मेरे को अपनी कुर्बानी देने पड़े, मैं पार्टी के हित को नहीं छोड़ूंगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना रोल पार्टी के लिए निभाते रहें। दूसरा, देखते हैं कि कांग्रेस में क्या सकारात्मक बदलाव होता है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत धड़ेबंदी है। उन नेताओं को साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है राव नरेंद्र सिंह के सामने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में एक वो मजबूत विपक्ष हमें दिखे जिसकी दरकार है। 37 विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन वो विपक्ष उतना मजबूत जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें 46 विधायक चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू।